नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। मैं हूं नेहा शुक्ला। हरियाणा में दिन दहाड़े रविंद्र जैनी, जो कि जजपा के नेता, उनकी हत्या कर दी जाती है। हांसी में ये वारदात होती है और उसके बाद अपराधी कहां फरार है इनका पता भी नहीं लग पाता है। और यही नहीं, एक के बाद एक कई घटनाएं हरियाणा में गैंगस्टर अंजाम दे रहे हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर विपक्ष सरकार से तीखे सवाल कर रहा है। कांग्रेस ने भी 10 सालों के कार्यकाल का लेखा जोखा एक चार्जशीट के रूप में तैयार किया है और कह रहे हैं कि घर घर लेकर जाएंगे, 10 सालों के कार्यकाल का हिसाब लेंगे और लोगों तक ये संदेश पहुंचाएंगे, उनकी अपेक्षाओं को समझने की कोशिश करेंगे और उसे अपने घोषणा पत्र का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या सीएम नायब सैनी के नेतृत्व में जो प्रदेश की कानून व्यवस्था है वो वाकई में लचर हो रही है? जजपा नेता की सरेआम जो हत्या कर दी गई, ये क्या दर्शाता है? उसके एक दिन के बाद फिर से एक हत्या को अंजाम दिया गया अगले ही दिन, और उससे पहले नफे सिंह की हत्या को कैसे भूला जा सकता है? कुछ और भी सवाल हैं स्ट्रेट टॉक के। आइए स्वागत कर लेते हैं अपने पैनलिस्ट का, लेकिन उससे पहले शुरू करेंगे आज के सवाल। तो हरियाणा में क्यों उठ रहा है कानून व्यवस्था पर बार बार सवाल, और क्या सीएम नायब सैनी, उनकी लीडरशिप ऐसी रह रही है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं? कुछ ऐसे ही सवाल। पहले इन सवालों पर नजर डालना चाहेंगे अपने दर्शकों के टीवी स्क्रीन पर। हमारे ये सवाल, क्या हरियाणा में गैंगस्टर बेखौफ हो चुके हैं? क्या अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं? क्या डबल इंजन की सरकार, इस सरकार का अपराधियों में कोई खौफ नहीं रहा, कोई डर नहीं रहा है? सीएम सैनी के नेतृत्व में क्या कानून व्यवस्था कमज़ोर पड़ चुकी है? हालांकि सीएम सैनी ने कहा है कि एक हफ्ते के भीतर ही पुलिस इस हत्या को जो है सुलझा ले और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करे। लेकिन व्यापारी वर्ग में इस हत्या की घटना के बाद से बहुत ही कड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। और सिर्फ यही नहीं, फिरौतियों की घटनाओं को एक के बाद एक जैसे अंजाम दिया गया है। इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब हरियाणा का जो व्यापारी वर्ग है वो भी मौजूदा सरकार से हताश और निराश होने के साथ साथ गुस्से में भी है? और बड़ा सवाल ये भी कि हरियाणा में तो विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं और इस चुनाव में क्या बीजेपी को इस परिस्थिति को लेकर या फिर कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है? आइए स्वागत कर लेते हैं हमारे आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से प्रवक्ता हैं प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं सुरेश रोड जी, और प्रोफेसर गुरमीत सिंह जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं स्ट्रेट टॉक में। और शुरुआत में प्रोफेसर वीरेंद्र आपसे ही करना चाहूँगी। नफे सिंह राठी की हत्या हो जाती है फरवरी के महीने में। उसके बाद अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और अब जेजेपी के नेता की हत्या कर दी गई, उन्हीं के शोरूम के सामने अपराधी आते हैं, बदमाश आते हैं और उनको गोली मारकर फरार हो जाते हैं। वीरेंद्र जी, कानून व्यवस्था की स्थिति पर सरकार अपना बचाव किस तरह से करना चाहती है? देखिए, सरकार का जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर खूब संजीदगी से काम कर रही है। और जो भी आपने 2-3 घटनाओं का जिक्र किया, चाहे वो नफे सिंह राठी जी की हत्या हो, चाहे हांसी की घटना हो, किसी भी एक नागरिक का, भले ही वो पॉलिटिकल व्यक्ति हो, बड़ा पॉलिटिकल नाम हो या कोई साधारण नागरिक हो, किसी भी नागरिक की हत्या हो जाना उसको न सहन किया जा सकता है, न स्वीकार किया जा सकता है। और इस तरह के अपराधों में जो लोग शामिल हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना बनता ही है। हमने हरियाणा में अपराध करने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की है। अधिकांश जो बड़े मामले कोई हुए तो उनको पुलिस ने बड़ी तीव्रता के साथ सुलटाया भी है। जो एक दृश्य पेंट करने की कोशिश की जा रही है कि कानून व्यवस्था साहब बहुत खराब हो गई, नायब सिंह जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था पर पकड़ ढीली पड़ गई, मैं ये समझता हूं कि इक्का दुक्का घटना के आधार पर इस तरह की पिक्चर पेंट करना ये सरकार के साथ भी जाती है, नायब सिंह जी के साथ भी जाती है। हमने इस सरकार में पिछले 6 महीने के अगर आंकड़ों पर आप जाएं, एक्चुअल डेटा पर जाएं जी, तो पिछले 6 महीने में, पिछले 6 महीने के जो आंकड़े हैं वो ये दर्शाते हैं कि हरियाणा में चाहे हत्या के मामले हों, चाहे हत्या के प्रयास के मामले हों, चाहे डकैती के मामले हों, रॉबरी के मामले हों, चेन स्नैचिंग के मामले हों, चाहे वाहनों की चोरी के मामले हों, सब में
गिरावट आई है उससे पिछले 6 माह की तुलना में या 23 के करस्पॉन्डिंग पीरियड की तुलना में पिछले 6 महीने और उससे पीछे के 6 महीने उसके समांतर जो है। वीरेंद्र जी, ये डेटा आप प्रदेश के आधार पर दे रुकेगा जी। मैं कुछ आंकड़े उदाहरण के तौर पर आंकड़े केवल रख रहा हूं, बहुत आंकड़ों में जाने की गुंजाइश नहीं है। मर्डर के मामले 2023 के कोरेस्पॉन्डिंग पीरियड में पिछले 6 महीने और 23 का कोरेस्पॉन्डिंग पीरियड वो 2.39% घटे हैं। अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर 307 आईपीसी के जो मामले, अब नई जो संहिता आई है उसमें 109 बीएनएस कहेंगे इसको, -13.61 की वृद्धि यानी घटोतरी है, घटे हैं। डकैती के मामले वो 34% घटे हैं। इसी तरह से रॉबरी के मामले 25% घटे हैं। स्नैचिंग के मामले 4.31% घटे हैं। और एक पूरी लंबी लिस्ट है। इक्का दुक्का श्रेणी के अपराधों में मामूली वृद्धि हुई होगी। अधिकांश मामलों को हमने नियंत्रित किया है जी। और इसी तरह से अगर आप मुझे इजाजत दें जी, समय मैं दोबारा आ जाऊंगी सरकार के साथ दूसरे राउंड में आ जाऊंगी। हमारे 10 साल मैं दूसरे राउंड में आ जाऊंगी वीरेंद्र जी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरा सवाल ये है कि ये जो आंकड़े आपने प्रस्तुत किए हैं दर्शकों के सामने, ये आंकड़े किस जो है संस्था के हैं, ताकि जो उसकी जानकारी है वो दर्शकों तक आसानी से पहुंचाई जा सके। मैं हरियाणा के पुलिस विभाग द्वारा आधिकारिक रूप से संकलित किए गए और उपलब्ध कराए गए आंकड़े आपके साथ साझा करते हुए ये जानकारी दे रहा हूं। 2 घटनाएं, बस एक वाक्य जोड़ूंगा, फिर आप मुझे दूसरे राउंड में जब अवसर देंगी तो मैं कहूंगा जी। पिछले 2-3 दिनों की जो घटनाएं हैं जिनसे मैं और आप हम सब चिंतित हैं, उन मामलों में भी प्रभावी तौर पर अपराधियों को दंडित करने की हमने तैयारी की है। और हांसी प्रकरण में जो मुख्य आरोपी है उसको प्रोडक्शन वारंट पर हरियाणा पुलिस ले आई है। ठीक है, लेकिन वो जेल में बैठकर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि जेल में बैठकर क्या अपराध को अंजाम देने में अपराधी कामयाब हो रहे हैं? क्या प्रदेश में कानून व्यवस्था की इस तरह की स्थिति दिख रही है? सुरेश जी प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान बीजेपी के प्रवक्ता ने जो भी कानून व्यवस्था की स्थिति हरियाणा के बारे में जनता के सामने रखी है, दर्शकों के सामने रखी है, इस पर कांग्रेस क्या कहना चाहती है? कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत लचर है। जी नेहा जी, देखिए कांग्रेस ही विपक्ष है वैसे हरियाणा में, और आपने जैसे कहा पूरा विपक्ष ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की जनता जो है वो आज कानून व्यवस्था के ऊपर चिंतित है। अखबार भरे पड़े हैं, चौहान साहब ने पता नहीं आंकड़े कहाँ से दिए, तो अब ये कह रहे खुद ही नहीं के दोहरा दूं सुरेश जी। हाँ जी। आधिकारिक आंकड़े हैं, चैलेंज नहीं किए जा सकते। नहीं, चलो हो सकता है हरियाणा पुलिस की, अगर हमने तो पढ़ा नहीं कहीं पुलिस ने कुछ ऐसा बोला हो। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आंकड़े दिए हैं ये मुझे देखिए 2023 में भी मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। इन्होंने कंपेयर किया कि नायब सिंह सैनी जी के समय में कुछ परसेंट अपराध घटा है, तो 23 से ही कंपेयर करके बताया है जी। तो लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे नहीं ये बात भी हाजिर हो रही। मनोहर लाल खट्टर 5 से 14 के भी कर दूंगा। हाँ, नहीं मैं एक बात बताता हूँ, वैसे मैं अपना को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे जी। मैं वैसे मनोहर लाल खट्टर जी को नायब सिंह सैनी जी से ज्यादा जनविरोधी भी मानता हूं और असक्षम भी मानता हूं। मेरी जो अपनी सोच है, और ये मेरे से प्रदेशवासी भी सहमत मिलेंगे। लेकिन इन्होंने तो खुद भी कबूल कर लिया बात कि नायब सिंह सैनी जी के आने से खट्टर साहब के समय से कम अपराध हुए हैं। इसका मतलब इन्होंने जो खट्टर साहब को यहाँ से निपटाया वो बात साबित होगी। दूसरी बात नहीं, चलो मैं विषय पे आता हूँ। नहीं, चलो कोई बात नहीं। मैं नेहा जी विषय पे आता हूँ। वीरेंद्र जी नहीं, चलो मैं कहता हूँ, आप नहीं कह रहे, मैं कहता हूँ। नहीं, मैं आपका जिक्र ही नहीं कर रहा, आपने ये बात बोली नहीं, चाहता मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। लेकिन ये बड़ा चिंतनीय विषय है कि प्रदेश में आज वो हालात हो गए हैं, और इसके पीछे नेहा जी कारण क्या है। राजनीति से ऊपर उठ के कांग्रेस पार्टी और मैं इस विषय पे स्पष्ट करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है।
जो प्रदेश में स्कूल कॉलेज शिक्षा का जो एक माहौल था वो आज नहीं है। गांव में, छोटे छोटे गांव में भी गैंग बने हुए हैं। हम भी पुलिस अधिकारी, हमारे भी समाज से, दाएं बाएं शहर से, गांव से बहुत लोग पुलिस में नौकरी करते हैं, बताते हैं कि हालात इतनी बुरी हो गई है कि पुलिस वाले खुद सुरक्षित नहीं है। और पुलिस हमेशा हरियाणा की सक्षम रही है अपराध को रोकने में। तो सरकार की इच्छा शक्ति है या नहीं है वो तो चौहान साहब बता सकते हैं, अपराध क्यों बढ़े। लेकिन अगर हम जड़ में जाते हैं इस बात की, ऐसा क्यों हुआ, 5000 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, स्कूल कॉलेज का कोई माहौल नहीं, प्रधानमंत्री तक ये कहते हैं कि पकोड़े तलो। एक माहौल होता था, राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे तो वो कंप्यूटराइजेशन की बात करते थे। बढ़ते अपराध का कारण कांग्रेस बेरोजगारी को, और एक बात और है नेहा जी इसमें, जो नशे की चपेट में भी हरियाणा के युवा आ चुके हैं। किसी भी सरकार की ये भी प्राथमिकता होनी चाहिए। और एक घटना थी, एक सिरसा की एसपी मैडम ने उस समय के होम मिनिस्टर अनिल विज जी को कहा था कि पुलिस पकड़ती है और सरकार छटवा देती है, दारू तो आप बिकाते हैं। तो होम मिनिस्टर में अगर जमीर होती तो वो चंडीगढ़ आते आते अपने रिजाइन सीट के ऊपर रख के लिख देते। जितनी चिंताएं तो इससे ऊपर क्या बात हो सकती है? मौके की एसपी ने ये बात कही, कांग्रेस के प्रवक्ता ने रखी है, उनको समझेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर गुरमीत भी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हरियाणा की जो परिस्थितियां हैं ये क्या दर्शाती हैं, कांग्रेस जो कारण बता रही है, या फिर प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान बीजेपी के प्रवक्ता जिस स्थिति का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि स्थिति बिगड़ी नहीं है बल्कि सुधरी है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में आखिर अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद नजर आ रहे हैं। जेजेपी नेता की सरेआम दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उससे पहले नफे सिंह राठी को जैसे घेर कर बदमाशों ने ढेर कर दिया, उसके बाद किस तरीके से अपराध को लगाम लगाने की कोशिश में प्रदेश की बीजेपी सरकार दिखती है। और सवाल ये भी है कि डबल इंजन की सरकार क्या लीडरशिप अपराधियों में डर या खौफ पैदा नहीं कर पा रही है। हमारे साथ प्रोफेसर गुरमीत भी जुड़े हुए। प्रोफेसर गुरमीत, हरियाणा की ये जो स्थिति है, और मैं इसको जोड़ना चाहूंगी लोकसभा चुनाव के नतीजों से, सुरेश जी ने इसे जोड़ दिया है बेरोजगारी से। प्रोफेसर गुरमीत, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या प्रदेश में एक के बाद एक अपराधी जिस तरीके से घटनाओं को, हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, व्यापारी वर्ग में भी अच्छा खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है? देखिए, पहली बात तो जहां तक आंकड़ों की है, हम लोग भी जब कवर करते थे, पत्रकारिता में थे, तो मुझे अभी भी याद है कि हर वर्ष चंडीगढ़ में भी, हरियाणा में भी एक सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जो आमतौर पर दिसंबर के वक्त में होती है जी। और कम से कम मुझे ऐसा याद नहीं कि उनमें कभी ये दावा ना किया जाता हो कि पिछले साल से अपराध कम हुए, ये हुआ है ना। तो वो क्या तरीका होता है मुझे नहीं मालूम, मैं कोई इसका माहिर नहीं हूँ कि कैसे वो आंकड़े बन जाते हैं और हर बार ये दावा किया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है, लॉ एंड ऑर्डर में जो माहौल है, देखिए जिस तरह, एक तो हो गया हत्या, तो हत्या है वो चाहे किसी भी नागरिक की हो, किसी भी व्यक्ति की हो जी, नेता की हो या आम आदमी की हो, और वो चाहे किसी भी तरीके से हो, वो दिन दहाड़े हो या नृशंसता से हो या रात को, ये इन बातों की जिसकी जान से अधिक तो कोई नुकसान होता नहीं, जानी नुकसान जी। लेकिन होता क्या है कि जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं होती है उससे एक माहौल बनता है। अगर एक हत्या दिन दहाड़े होती है और बेखौफ तरीके से अपराधी आके वारदात को अंजाम करके चले जाते हैं, तो एक माहौल, एक मैसेज, उसकी चर्चा अधिक होती है, दहशत अधिक होती है लोगों में जी। और कुछ घटनाएं इसमें मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, हरियाणा में इस प्रकार की हुई है पिछले कुछ समय में, जो इस श्रेणी में आती है, जो एक भय उत्पन्न करती है। एक तरफ तो आप देखिए, और इसको दो राय भी नहीं है कि हरियाणा के जो पुलिस प्रमुख हैं शत्रुजीत कपूर, उनकी एक अच्छी छवि है, और जब वो एंटी करप्शन उसमें, तो उन्होंने काफी बड़े बड़े मामलों में कार्रवाई की। ये भी कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी उनकी दुश्मन हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का खुद मैंने एक बहुत लंबा इंटरव्यू देखा, उसमें उन्होंने नाम लेके उनकी प्रशंसा की जी। यहाँ तक किसान आंदोलन में जब किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया गया तो हरियाणा पुलिस की बड़ी पीठ ठोकी गई। लेकिन असली काम जो है वो ये है जिससे टेस्ट होगा। तो वो अब एक बहुत बड़ा सवाल है हरियाणा पुलिस में कि वो किस तरह से ये जो एक माहौल बना है इसको हटाती है। उन्होंने कई योजनाएं भी शुरू की थी, लेकिन मोटी बात ये कि आपकी अगर इस तरह की वारदात हो जाती है तो वो कई बार ये किराए पे पानी फिरता है उससे, क्योंकि पब्लिक में उस चीज की चर्चा ज्यादा होती है। और दूसरा, पब्लिक के लिए इन्होंने जो बात कही बेरोजगारी और नशा, ये सब तो रीजन है, वो निश्चित ही इसमें कोई दो राय नहीं कि कहीं ना कहीं से अपराध इस तरह से जो बढ़ता है और युवा जो उस तरफ जाते हैं,
कोई बहुत बुजुर्ग लोग तो अपराधों में जाते नहीं, जाहिर सी बात है कि युवा जो है वो ज्यादा उस ओर आकर्षित होते हैं और वो इन वारदातों को अंजाम देते हैं। तो वो सब कारण है। लेकिन एक चीज आप पक्की मान लीजिए कि चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, ये सब जो समस्याएं हैं जी इनसे भी ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की बात में पब्लिक को जो है चोट पहुंचती है। क्योंकि एक मान लीजिए आदमी कहता भाई नौकरी नहीं मिली, चलो मैं मजदूरी कर लूंगा, मैं पोंचा लगा लूंगा, मैं कुछ कर लूंगा। लेकिन अगर उसे लगता है कि जो वो कमा रहा है वो भी कोई उससे आगे छीन लेगा किसी भी समय, या अगर उसकी बेटी कहीं जा रही है और वो इस बात को लेकर भी आश्वस्त नहीं है कि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी, तो उससे उसको बहुत अधिक चोट लगती है। हमेशा मैं ये कहता हूँ कि जब हम लोग पत्रकारिता में थे या वैसे भी, कि कम से कम लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, और तो चलिए जैसे सिस्टम चल रहा है वो चलेगा ही, जो उद्योगपति और सीएगी और ये सब, लेकिन कम से कम लॉ एंड ऑर्डर में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए किसी तरह का, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा आम व्यक्ति को व्यतीत करता है और उसकी जान माल से बड़ी तो कोई चीज नहीं। अगर उसकी जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकती राज्य, और ये आज नहीं, ये मैं आपको बताऊं, स्कंदगुप्त एक नाटक है, उसमें जयशंकर प्रसाद ने एक लाइन ये लिखी हुई है कि जो राज्य सुरक्षा नहीं दे सकता नागरिक को, उसको रहने का अधिकार नहीं। तो कहने का मतलब कि सुरक्षा एक बहुत, आफ्टर ऑल आप इतने टैक्स देते, पूरी व्यवस्था में इतनी प्रिविलेज देते, वो किस लिए देते कि आपकी जान माल की सुरक्षा रहे। तो उसको टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए, और किसी भी तरह से लोगों में अगर भय का माहौल होता है तो वो अच्छा नहीं होता। और हरियाणा एक ऐसा राज्य, ये अकेला नहीं कि भाई हम कहें कि पूरे देश में टॉप पे है, वो तो विपक्ष हमेशा ये कहता है नंबर 1 पे, अब सत्ता पक्ष कहेगा नहीं कि बहुत पीछे है, बाकी राज्य बहुत आगे। पंजाब में भी आप जानते हैं कई वारदातें हुई है जो इस श्रेणी में आती है, सिद्धू मूसेवाला की हो या और हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसमें राजनीति ना करके, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी है सीधे तौर पे, इसमें आम आदमी की इसमें वो नहीं है भूमिका। सरकार की जो पुलिस तंत्र है, जो प्रशासन तंत्र है, उसका एक जिसे कहते हैं ऑरा होना चाहिए, एक ऐसा डर होना चाहिए अपराधियों में कि लोग जो है वो वारदात करने से पहले हरियाणा में 10 बार सोचें। लेकिन वो अपराधियों में डर और खौफ नजर नहीं आ रहा। प्रोफेसर वीरेंद्र, आप दावे तो कर रहे हैं, लेकिन डर का माहौल प्रोफेसर गुरमीत जी ने भी कहा है कि देखा जा सकता है इन सब वारदातों से जनता में सुरक्षा को लेकर असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। जी नेहा जी, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ घटनाएं हो गई इक्का दुक्का, उन घटनाओं को मैं नहीं कह रहा कि उनको नजरअंदाज किया जा सकता है। निश्चित तौर पे जब भी कोई घटना इस तरह की होती है तो साधारण नागरिकों के मनों में भय का भाव पैदा होता है, परंतु 1, 2, 3 घटनाओं के आधार पर पुलिस प्रशासन ने या हरियाणा की वर्तमान सरकार ने अपराध को नियंत्रित करने के लिए जो अच्छे काम किए हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं, जो प्रदेश का सामान्य माहौल पिछले 10 सालों में बेहतर रहा है पिछली सरकार के 10 सालों की तुलना में, आप उस पर पोछा नहीं लगा सकते, आप उसको जो है छिपा नहीं सकते, या आप उस सारे के किए किराए पर पानी नहीं फेर सकते। मैं ये कहना चाहता हूं कि पूर्व की सरकार के 10 साल और आज की सरकार के 10 साल का भी, सुरेश भाई, मैं एक तुलनात्मक आंकड़ा आपकी जानकारी के लिए रख रहा हूं। आप ये कह रहे थे कि भाई 6 महीने इस साल के और 6 महीने पिछले साल का आपने कंपेयर कर दिया मनोहर जी का और नायब जी का, उसमें से तो निष्कर्ष ये निकालिए, बड़ी जो सही निष्कर्ष अगर आप निकालना चाहें कि भाई हम उत्तरोत्तर अपराध में कमी ला रहे हैं, निरंतर कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी बात, ये आंकड़े तो ये बताते हैं और घटनाक्रम भी ये बताता है कि जब सुरेश रोड जी की सरकार हरियाणा में थी 10 साल, और उससे पहले के 6 साल इंडियन नेशनल लोकदल की जो सरकार थी, उस दौर में जेलों में बैठकर अपराधी किस तरह के अपराधों को अंजाम देते थे, वो जन जन में चर्चा का विषय था। रविंद्र सैनी की हत्या के पीछे भी जेल में बंद अपराधी का नाम लिया जा रहा है। जी, मेरी बात पूरी तो होने दीजिए, आप पूछ लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि उस दौर में बहुत सामान्य बात हो गई थी कि जेलों में बैठे हुए अपराधी राजनीतिक संरक्षण में बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देते थे। मैं और गुरमीत सिंह जी उस समय एक ही अखबार में काम करते थे, हम दोनों रिपोर्टर हुआ करते थे, और हमने अनेक ऐसी बड़ी घटनाओं को और घटनाक्रम को उस दौर में रिपोर्ट किया जो वास्तव में रोंगटे खड़े करने वाला होता था, डराने वाला होता था। और पूर्व की सरकार के समय में दलित उत्पीड़न की जिस तरह की घटनाएं हुई, मैं क्या पूरा हरियाणा मिर्चपुर को अभी नहीं भूला है, और एक मिर्चपुर नहीं, कहीं गोहाना कांड हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होने के जितने
प्रमाण रिकॉर्ड पर आज भी पूर्व की सरकार के हैं, जी। सुरेश जी की सरकार के जमाने के हैं। ठीक वो आज की स्थिति के उसकी तुलना में देखें तो आज की स्थिति बहुत ठीक है। एक दो आंकड़े बता रहा हूं केवल नेहा जी। मैं ब्रेक के लिए के मामले में मैं केवल सुरेश जी को बता रहा हूं नेहा जी, आप भले ही सुनिएगा, मैं सुरेश जी को मैं जरूर बताना चाहता हूं क्योंकि मैं आऊंगी आपके पास, ब्रेक के बाद आ जाऊंगी वीरेंद्र जी। मुझे 2 वाक्य कहने दीजिए नेहा जी, रह जाएगी ये बात। ठीक है। मर्डर के मामले 2005 में हरियाणा में जो दर्ज हुए 784, 2014 में 1106 और एनुअल ग्रोथ अगर इसका रेट निकालें तो 3.90% की दर से बढ़ रहे थे। 14 में 1106 मर्डर के मामले दर्ज हुए अपने प्रदेश में, या घटनाएं हुई, और ये घटनाएं 2023 में घटी साहब। 1056 हत्या के मामले दर्ज हुए, 0.51 कम, और इसी तरह से डकैती के मामले -3.92। इनके कालखंड के 10 साल और हमारे कालखंड के 10 साल में गिरावट का आंकड़ा सामने है। दूसरी बात, एक बड़ा स्पष्ट अंतर है दोनों सरकारों में। इनकी सरकारों पर आरोप था, आज भी है, और खासतौर पे इनसे पूर्ववर्ती तो गजब के लोग थे कि जेलों में बंद अपराधियों को संरक्षण देते थे, उनके साथ गठबंधन करके सरकारें चलाया करते थे। हमारे मुख्यमंत्री चाहे मनोहर जी हों और चाहे आज नायब जी हों, इन पर ये आरोप नहीं लग सकता कि किसी भी तरह के किसी अपराधी को किसी भी तरह रत्ती भर पल भर के लिए संरक्षण दिया हो। ठीक है। सुरेश जी की सरकार पर या फिर उससे पूर्ववर्ती जो इनेलो की सरकार थी, उस पर जो अपराध के संरक्षण का आरोप बीजेपी ने लगाया, उस पर हम सवाल जो है जवाब सुरेश रोड जी से, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। आज सुरेश जी, पूर्ववर्ती सरकारों पर ही हमलावर हो रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता, उनका कहना है कि हमने लगातार जो है अपने कार्यकाल के दौरान अपराध पर अंकुश लगाया। उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं ये राज्य पुलिस के पास उपलब्ध आंकड़े हैं। इनके कार्यकाल में हांसी हंस नहीं पाता था, रोज बंद रहा करता था। जी ठीक है। सुरेश जी, क्या होता है, राजनीतिक संरक्षण मिलता था अपराधियों को, जो शायद अब ये दावा कर रहे हैं प्रोफेसर वीरेंद्र की नहीं मिल रहा है, लेकिन अपराधियों के हौसले तो बुलंद दिख ही रहे हैं। मेरे पास एक पूरी लिस्ट है जो कि जून और जुलाई के महीने में जिस तरीके से अपराधियों ने यहाँ पर बीजेपी और इनेलो और कांग्रेस के नेताओं को धमकी दी है, फिरौती की मांग की है, व्यापारियों से भी फिरौती की मांग की है। ये सारा जो डेटा है मेरे पास भी है प्रोफेसर वीरेंद्र जी। लेकिन सुरेश जी, कांग्रेस के ऊपर राजनीतिक संरक्षण अपराधियों को देने का आरोप। नेहा जी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे वो मनोहर लाल जी की सरकार रही हो या अभी नायब सिंह सैनी जी की हो जी, विधायक तक सुरक्षित नहीं है। हमारे कांग्रेस के विधायकों को भी धमकियां मिली हैं और वो उन्होंने विधानसभा से रिजाइन तक भी दे दिया था कि जिस सरकार में एक विधायक की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है तो ऐसे विधायक पद का मुझे क्या लालच है। तो इससे ऊपर कोई दुर्दशा कानून व्यवस्था की कोई विधायक या कांग्रेस पार्टी कैसे व्याख्यान करेगी, जब इनके वैसे समझ में नहीं आया इस्तीफा तक दिया हमारे एक विधायक ने जी। और दूसरी बात इन्होंने कही कि आंकड़े जो हैं हत्या के पहले ज़्यादा थे अब कम है। हो सकता है इनके आंकड़े, वैसे मैं देखो इस बात से सहमत तो नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है चौहान साहब का मैं एक बात को मानता भी हूँ, इनका एक रिस्पेक्ट है, प्रोफेसर हैं। आंकड़े चौहान साहब इसलिए भी कम हो सकते हैं कि पुलिस एफआईआर दर्ज करती नहीं, और कांग्रेस पार्टी और हम हमेशा ये बात कहते आए हैं। ये कहते हैं कि जेलों से पहले सरकारें चलती थी हमारे से पूर्ववर्ती जी। हमारे से पूर्ववर्ती जो सरकार थी, इन्होंने नाम नहीं लिया चौहान साहब ने, मैं बताता हूँ, श्री ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी जो 99 में अस्तित्व में आई, चौधरी बंसीलाल की सरकार को गिराने के बाद, और वो 2004 तक चली जी। उस सरकार को चलाने में भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल की भूमिका निभा रहे थे, और अगर वहां पर जेलों से सरकार चलती थी तो इन्होंने एक दिन में भी स्पोर्ट वापस लेके ओम प्रकाश चौटाला को घर बिठाने का कार्य नहीं किया। गलत बहुत पकड़ते हो सुरेश जी, बहुत अच्छा आदमी हो, लेकिन पता नहीं बात को कहां ले जाते हो। मैंने सरकार नहीं कहा जेलों से चलती थी, मैंने ये कहा था नहीं अपराधी बैठ करके अपराधी अपराध को अंजाम देते, नहीं वही बात है। जो लोग संरक्षण देते थे एवरीबॉडी नोज, खुले में था वो, तो हम नहीं देते थे, हमने आज भी नहीं दिया कभी भी। नहीं, जब आपकी चौहान साहब देखिए, अभय सिंह चौटाला या अजय सिंह चौटाला, इनका बोलबाला होता था, बड़े चौटाला साहब सीएम होते थे, तो भारतीय जनता पार्टी एक सहयोगी दल की भूमिका में थी, जैसे जेजेपी अब थी। अगर इनको इस बात का पता था, या तो प्रोफेसर वीरेंद्र जी की बात को उस समय भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार नहीं किया, माना नहीं,
देखिए हर पार्टी में अच्छे लोग भी होते हैं, मैं इनका जो है बदला मैं यही चुकाता हूँ। इन्होंने मेरा अगर ख्याल रखा तो मैं भी बड़े भाई का ख्याल रखता हूँ, लेकिन ऐसे लोगों की बीजेपी में शायद सुनाई नहीं होगी तब। और मैं तो आज भी किसी डिबेट पे 2 चैनलों पे था, मीटिंग थी हमारी यहीं हरियाणा कांग्रेस ऑफिस में ही, तो यही कानून व्यवस्था की बात चली। तो मैंने ये बात आज भी कही कि 2014 से मत नापिए इनको, इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। जन विरोधी कार्य करने की रिकॉर्ड जो है, ये देखो कितने पक्के लोग हैं बीजेपी के, इतने ये कभी भी देखो इस बात पे चर्चा पे नहीं आने देते। 14 से स्टार्ट करते हैं भाई, 99 या 96 बंसीलाल जी की सरकार से भी प्रोफेसर गुरमीत जी मेरी बात से सहमत होंगे। शराबबंदी के दौरान चलो कुछ हुआ तो अलग बात है, लेकिन बंसीलाल जी का कार्यकाल अच्छा था, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता था जी। लेकिन उसके बाद यही मनोहर लाल खट्टर जी थे, वो उस कार्यकाल में हम थे नहीं शायद। हाँ नहीं, बंसीलाल जी थे नहीं, बंसीलाल जी गजब का आदमी। नहीं सुनिएगा, नहीं मैं अगली बात बताता हूँ चौहान साहब, सुनिए सही। यही मनोहर लाल खट्टर जी ने शर्त ली थी कि जब तक मैं चौधरी बंसीलाल जी को सत्ता से हटा नहीं देता मैं दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। ये थे, लेकिन ये इस रोल में थे जो मैंने अभी बताया। बंसीलाल जी के अच्छे विकास पुरुष की छवि वाले व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर को इन्होंने चलता किया। और ये किसको लेके आए? जिनके बारे में मेरे बड़े भाई ने अभी ये बोला, बीजेपी के प्रवक्ता ने, कि जो जेलों से आदेश आते थे उनको इन्होंने कुर्सी पे बिठाया, और 2000 तक इस हरियाणा प्रदेश की दुर्दशा के लिए भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेदार बनी जी। तो और कांग्रेस पार्टी ये कह रहे आंकड़े कम है, आंकड़े की बात मैं दोबारा कहता हूँ, पर आपने हर जिले में पुलिस पे, प्रदेश की पुलिस पर भी सवाल पुलिस पे, हाँ नहीं नेहा जी, मैं पुलिस मामले दर्ज नहीं हो रहे हैं, नहीं पुलिस सक्षम है, लेकिन पुलिस के ऊपर इतना दबाव है। अब इस बात को देखिए, ये पुलिस का काम है, हम कैसे बोले, पुलिस के ऊपर इतना दबाव है। एक पुलिस अधिकारी ने हमारे से एक बार बताया, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बात की, बोले जी इनसे तो चौटाले वाला राज ठीक था जी। ये तो उसके भी गुरु हैं, ये तो अपने साथ लेके चलते हैं, इनके विधायक हो कुछ हो, जो भी अपराध करेगा, चाहे मोदी जी का मित्र नीरव मोदी से लेके विजय माल्या से लेके जितने अपराधी हैं उसके साथ इनकी फोटो मिलेगी। ये इनके नेताओं की ये हालात है जी। मैं कुरुक्षेत्र से संबंध रखता हूँ, कुरुक्षेत्र में इतने अपराध हुए जी। सुरेश जी को प्रैक्टिकल सी बात कर लो क्या जी। नहीं, ये देखिएगा चौहान साहब, जितने नेहा जी अपराधियों को संरक्षण देने का नहीं कभी भी रिकॉर्ड हमारे विरोधियों का है। मैंने पहले भी कहा, आई रिपीट, सुरेश जी, भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों पर बिल्कुल किसी अपराधी को संरक्षण देने का कोई आरोप लग ही नहीं सकता। ठीक है वीरेंद्र जी, एक आखिरी लाइन सुरेश जी जोड़ना चाहते हैं, आखिरी लाइन चलाने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, एक आखिरी लाइन सुरेश जी, आखिरी लाइन, 1 मिनट की बात है। पल भर के लिए शरण नहीं, चौहान साहब पल भर के लिए संरक्षण, एक लाइन सुरेश जी जोड़ना चाहते हैं। वीरेंद्र जी अनुरोध है आपसे, अपराध हो रहे थे जिस तरह हर जगह वीरेंद्र जी रोज जाम रहा। वीरेंद्र जी अनुरोध है, एक लाइन सुरेश जी जोड़ रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। 14 में भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आई, 30 से ऊपर 30-40 के आसपास गुंडे और बदमाशों को हरियाणा की जांबाज पुलिस ने मार गिराया। ये ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ, जो वही मैंने उस दौर में 99 वाले में चौटाला साहब और बीजेपी की सरकार में जो पनपे थे, उस अपराध को खत्म कांग्रेस सरकार ने किया। और जो चौहान साहब के बारे में बताता हूँ, चौहान साहब भी जब हमारे साथ ही होते थे, हमारे कांग्रेस में ही थे तब। ठीक है एक मिनट रुक जाओ, पहले एक बात साफ कर दूं आपको। सुरेश जी, आप अपना सामान्य ज्ञान ठीक कर लो। आपके कई कांग्रेसी इस तरह की बात करते हैं। अगर कोई ये कहता है कि मैं कभी 1 सेकंड के लिए भी कांग्रेस में रहा हूं तो वो मूर्ख है, वो मुझे नहीं जानता। फिर मुझे चौहान साहब देखिए, मैं भी ईमानदारी से बताता हूँ। ठीक है, मुद्दा आज वो नहीं है, कर लो जी, मुद्दा आज वो नहीं है, कर लो। नहीं, मुझे किसी ने कहा मुद्दा वो नहीं है। 1 सेकंड की बात नहीं है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात होगी है। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। जीवन काल में सुरेश जी आपके माध्यम से ठीक करना जरूरी है। सुरेश जी आप अपनी बात वापस ले लीजिए, वीरेंद्र जी को आपत्ति है, वो कभी कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। इन्होंने व्यक्तिगत बात की है, बहुत जरूरी है। नेहा जी, ठीक है, नेहा जी एक वाक्य कहने दीजिए। नेहा जी, बहुत जरूरी है। मैं अपने जीवन काल में 1 सेकंड के लिए भी कांग्रेस पार्टी में नहीं रहा, और मैं नहीं चाहता कि कभी मुझे जाना भी पड़े भविष्य में। चलो, मुझे ये गलतफहमी थी, मैं ये मान लेता हूं, कर लीजिए। लेकिन मुझे चौहान साहब किसी कुछ भी घुमा फिरा के आपके लोग फिर उस झूठ को बोलते रहते हैं। पता चौहान साहब, ये बात मुझे कैसे मेरे दिमाग में कैसे आई, मुझे एक बार किसी बड़े नेता ने बोला
कि भाई चौहान साहब के साथ आप डिबेट करते हो, खर्ची और पर्चे की वो बात कर रहे थे डिबेट में, मैंने कहा जी कर रहे थे, बोला चौहान साहब के परिवार में 3-4 नौकरी दी, उनसे पूछियो कभी खर्ची पर्ची ना दी हो। ठीक है, तो मुझे लगा भी कांग्रेस में रहे कुछ भी कोई कह देगा, सुरेश जी मुद्दे पर आइए, सुरेश जी मुद्दे की बात कर रहे हैं, सुरेश जी मुद्दे पर आइए। नहीं, ठीक है, कांग्रेस ने घुमा फिराकर बीजेपी पर जिस तरीके से ये बात रखने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण बीजेपी इनेलो की जब सरकार प्रदेश में थी तो वो भी दिया करते थे, कांग्रेस के जो आरोप लगा रहे हैं ऊपर वो निराधार है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में आखिर जो कानून व्यवस्था है उसकी स्थिति क्या है, क्योंकि अपराध को अंजाम दिया जा रहा है, जेजेपी की नेता की हत्या कर दी गई और उसके अगले दिन एक और हत्या को अंजाम दिया गया। यह हत्या गोहाना में एक दूध वाले की सरेआम सड़क पर अपराधियों ने कर डाली। उससे पहले भी बहुत सारे हत्या, फिरौती की धमकियां, फ़ोन पर धमकियां, नेताओं को भी फिरौती की धमकियां दी गई हैं। लेकिन रविंद्र सैनी जिनकी हत्या हांसी में की गई, उनकी हत्या का जो शक है जिस अपराधी पर, वो जेल में बंद है और जो विरोधी कह रहे हैं वो जेल में बंद अपराधी कैसे हत्या को अंजाम दे सकता है, ये भी कानून व्यवस्था के लिहाज से बहुत ही गंभीर बात है। हमारे साथ प्रोफेसर गुरमीत जुड़े हुए। प्रोफेसर गुरमीत, मैं समझना चाहती हूँ कि रविंद्र सैनी को सुरक्षा मिली हुई थी, एक गनमैन भी उनके साथ था, और इसके बावजूद जो अपराधियों के आप हौसले देखिए कि वो आते हैं और गोली मारकर फरार हो जाते हैं। गुरमीत जी, अगर इस केस को ही हम समझे, रविंद्र सैनी की हत्या जिस तरीके से हुई है, अगर इस केस को भी हम समझे थोड़ा, तो लगता है कि वाकई में अपराधी जो है बेखौफ हो रहे हैं हरियाणा में। देखिए, पहली बात तो ये कि जो डिबेट जिस तरफ चल रही थी, देखिए ऐसा तो है नहीं कि सारी वारदातें अभी हुई हैं, ये तो कोई कह ही नहीं रहा कि पहले नहीं हुई जी। जिस दिन की जो सरकार है जिम्मेदारी तो उसी की है। अब पुरानी बातें होती हैं, अभी तो अच्छी बात है 1975 से शुरुआत नहीं की उन्होंने, 2000 से शुरुआत की, नहीं तो आजकल तो बीजेपी 1975 पे ही शुरुआत करती है इमरजेंसी से जी। लेकिन और जो उन्होंने आंकड़ा दिया, देखिए उन्होंने स्वयं आपको बताया कि 1000 कुछ वारदात 2023 में हत्या की हुई। अगर हम उसे एक मोटा अनुमान लगाएं तो इसका मतलब कितनी हत्याएं हुई दिन में? 3 हत्याएं जी। दिन की 3 हत्याएं जिस प्रदेश में हो रही हो, जहाँ 20 जिले हों, 22 जिले हों, वो कहाँ से आप किस तरीके से आप उसे सही या उसे एक संतोष लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मान सकते हैं? प्रतिदिन 3 हत्याएं, जो कि सबसे बड़ा अपराध है, बाकी की तो आप छोड़ ही दीजिए। यानी अगर कुल मिला के हम वारदातों की संख्या देखें तो सैकड़ों में होंगी, अगर सारे सेक्शंस की आप देखें प्रतिदिन। तो ये बहुत गंभीर मामला है, और मैंने पहले ही कहा कि ऐसा नहीं है कि आज हुई हत्याएं, पिछले साल हुई नहीं या 2014 से पहले नहीं हुई, वो हम उन्होंने बताया भी, वहां पर लगभग 4 हुई होंगी, ये 3 एवरेज निकल आएगा। ये स्थिति संतोषजनक नहीं है। इसे मैंने आपको पहले ही कहा कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को सुरक्षा मुहैया कराए, उनकी जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करे, और जिस जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ द डे जिसको कहते हैं, उसकी जिम्मेदारी बनती है। वो पुरानी बातों की जिम्मेदारी डाल के उससे नहीं बचा जा सकता। और जो सरकार है उसके पास अब ऐसे तो अधिकारी भी वही थे जो पहले थे। अब आपको जी तो सरकार बदल गई, लेकिन कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी तय होती है एंड में आके, चाहे वो पुलिस प्रमुख हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, जिले में एसपी हो, या क्षेत्र में एसएचओ। स्टेट की बात चल रही है तो वो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की आती है। जहां तक मुझे इस समय गृह मंत्रालय भी शायद मुख्यमंत्री के पास है, तो पहले तो जिसका आपके पास था। तो बजाय हम एक दूसरे पे वो करें, कोशिश भी करनी चाहिए कि पुलिस अधिकारियों ने संभवतः मीटिंग भी ली है, और निश्चित ही लोग, मैं नहीं कहता कि सरकार जो है, जब उसे पता है कि इससे हमारी छवि खराब होगी, चुनाव का साल है, इससे लोगों में माहौल होगा और विपक्ष से मुद्दा बनाएगा, तो वो जाहिर सी बात है उसे रोकना चाहेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन हमें और अधिक काम करने की आवश्यकता है। पुलिस को विजिबल होना चाहिए, सड़क पे दिखना चाहिए, उनके जो कई तरह के पुलिस के अपने सूचना तंत्र होते हैं उनको एक्टिवेट करना चाहिए, आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उन चीजों पर ध्यान देंगे तो शायद हम बेहतर। ठीक है, वीरेंद्र जी को जोड़ना चाहते हैं। वीरेंद्र जी, मेरा वही सवाल कि इनको खतरा था, सुरक्षा भी मुहैया थी, रविंद्र सैनी की मैं बात कर रही हूँ, इसके बाद भी अपराधी आते हैं और उनको गोली मारकर चले जाते हैं। तो इसीलिए इस मसले पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठना बहुत ही लाजमी है। बहुत ही एक पत्रकार होने के नाते वीरेंद्र जी ये कह सकते हैं कि आखिर अपराधी इतने अपने आप को बेखौफ क्यों पा रहे हैं कि जिसको सुरक्षा मिली है, जिसके पास एक गनमैन है, वहां पर भी वो पहुंच जाते हैं और गोली मार दी जाती है। वीरेंद्र जी। नेहा जी,
बिल्कुल भी पल भर के लिए मैंने कोई एक वाक्य ऐसा नहीं बोला जिससे इस बात का आभास जाता हो कि जो गुरमीत जी जैसे कह रहे हैं कि 14 से या चर्चा क्यों शुरू की या 4 से चर्चा शुरू की क्यों की या 2000 से, मैं 2004 पर बिल्कुल जाने वाला नहीं था, क्योंकि सुरेश जी ने कहा कि ये 23 और 24 का क्यों आप आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हो। मैंने केवल और केवल इस भाव से आंकड़े आपके सामने रखे कि जो ये कह रहे हैं कि इस सरकार के कार्यकाल में अपराध बढ़ गए हैं या आपराधिक अपराध के दर बढ़ गई है, वो कम से कम आंकड़े देख लें और आंकड़े देखकर ये भी सुनिश्चित कर लें कि किसके समय में, क्योंकि वो शासन कर चुके हैं, वो हरियाणा में सरकार में रह चुके 14 की बात हमसे ठीक पहले बोली, मैंने तो फिर बोली थे। ठीक है आप वीरेंद्र जी, 10 साल अपराध आप जिस तरह वीरेंद्र जी पिछली सरकारों ने क्या उपलब्धि की या फिर कहाँ असफलताएं रही, एक बात और इस सरकार से अपेक्षा है हमारी। जी नेहा जी, गुरमीत जी ने कहा गवर्नमेंट ऑफ द डे इज रिस्पॉन्सिबल, डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल भी है, आंसरेबल भी है। तभी मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ये जो हाल ही की भी 1, 2, 3 घटनाएं हैं, इन घटनाओं के बाद और मुस्तैदी से आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई ड्राइव चलाएंगे, से कभी पीछे नहीं हटे। कोई ड्राइव चला रही है हरियाणा पुलिस, गलत नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। ठीक है, कोई ड्राइव चलाएगी हरियाणा पुलिस, नैरेटिव है कि वीरेंद्र जी इतनी हत्याएं हो रही हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। और ताजा घटनाक्रम के कुछ 2 घटनाओं को 3 घटनाओं को पकड़ के तस्वीर को इतना क्रूप पेंट कर दीजिए कि आपके समय का, आपकी इनएफिशिएंसी वो दफन हो जाए। साहब ये तो पिछली सरकारों की इनएफिशिएंसी थी कि बीजेपी को चुनकर सत्ता में जनता ने बिठाया, और प्रोफेसर गुरमीत यही कह रहे हैं कि आज सुरक्षा की भावना ही जनता में सर्वोपरि रहती है। जी, आप और मैं और आप, हम सब चाहते हैं प्रदेश की कानून व्यवस्था आज जैसी है कल उससे और बेहतर हो। हम लगातार कर रहे हैं, मैंने यही आंकड़ों से प्रमाणित किया है कि हमने स्थिति को सुधारा है, बेटरमेंट की तरफ लेकर के गए हैं। ये झूठे लोग जिनका अपना कार्यकाल बहुत खराब रहा है, देखिए 2014 तक अपराध नहीं थे, सकते हैं किस तरह आज की लेकिन अगर आप परिस्थिति को समझ लें, अगर आप इस समस्या को मान लें कि ये समस्या है, तभी समाधान कर पाएंगे। बीजेपी की अगर इस चुनावी वर्ष में बीजेपी मान ले कि गलतियां हुई हैं या फिर कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई खामियां रह गई हैं, तो उसको पूरा करने के लिए कोई, जी ठीक है, हम हर दिन बेहतर कर रहे हैं और बेहतर करेंगे, और कांग्रेस से पहले दिन से बेहतर है, हम तो ये कह रहे हैं। चलिए, अगर बेहतर कर रहे हैं तो जनता विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आपराधिक घटनाओं के बाद शव को सड़क पर रखकर लोग बैठे होते थे, जी भूल गए वो सारे दिन। ठीक है, समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया वीरेंद्र जी, समय समाप्त हो गया, माफ कीजिएगा सुरेश जी, समय समाप्त हो गया। प्रोफेसर गुरमीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, समय समाप्त हो गया। वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, समय समाप्त हो गया है, इसलिए सवाल जो कुछ है वो अधूरे रह गए हैं, जवाब नहीं मिल पाया है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो हरियाणा की जनता है, बीजेपी जो भी दावे कर रही है, अगर वाकई में जनता इन्हीं दावों पर यकीन करती है तो विधानसभा के चुनाव आ ही रहे हैं, कहीं ना कहीं नतीजे बता देंगे कि बीजेपी की सरकार से वो खुश हैं या फिर निराश हैं या फिर गुस्से में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। स्ट्रेट टॉक में आप दर्शकों का साथ लगातार मिल रहा है, इसलिए लगातार अपेक्षा फीडबैक की भी रहती है। कृपया हमें लिखिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। धन्यवाद।